Hello, my dear students. How are you? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself, Tosif Modwilwala, and today we are going to discuss students about when can a bill become an act. कोई भी बिल विधेयक कब कायदा बन सकता है. Does the important work of augmenting the old laws, framing new laws, and nullifying obsolete laws. Student, कोई भी प्रपोजल जो विधानसभा या तो संसद सभा के अंदर किया जाता है, ठीक है, उसे बिल कहा जाता है. जब तक दोनों सदन में बहुमत से वो पसार ना हो और राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के लिए भेजा ना जाए, तब तक वो नियम नहीं या तो कानून नहीं बल्कि विधेयक या तो बिल जो है वो कहा जाता है. पार्लियामेंट जो है वो एक सबसे महत्वपूर्ण काम करती है. सबसे पहला तो पुराने लॉ को रिफॉर्म करने का, नए लॉज को बनाने का, और जो ऑब्सोलेट हो चुके हैं यानी कि हट चुके हैं ऐसे नियमों कानून को मिटा देने का. कोई भी बिल जो है वो सदन के कोई भी एक गृह के अंदर उसे पेश किया जाता है कि जो मिनिस्टर के द्वारा या तो एमपी के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है. अगर कोई भी डिस्प्यूट यानी कि घर्षण होता है इस बिल के अंतर्गत, तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदन की संयुक्त मीटिंग जो है वो बुला सकते हैं. द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन अ जॉइंट सिटिंग इज चेयर्ड बाय द स्पीकर. यानी कि इन दोनों सदन की जो जॉइंट मीटिंग होगी उसके अध्यक्ष होंगे स्पीकर. wherein the bill can be passed by majority. और बिल जो है वो मत लिया जाएगा, सदन के सदस्यों के प्रतिभाव लिए जाएंगे और उस बिल को फिर चुनाव के लिए रखा जाएगा. और मेजॉरिटी अगर उस बिल को मिले कि हाँ ये बिल पास हो जाना चाहिए सदन में से, इस कायदे की ज़रूरत है हमारे देश को, तो वो बिल जो है फिर एक्ट बनता है मेजॉरिटी से. फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ एन एक्ट फ्रॉम बिल ऑर्डिनरी बिल, यानी कि कोई भी कायदा जो है वो सबसे पहले बिल में से कैसे गुजरता है. ठीक है, नॉन फाइनेंशियल मतलब जो फाइनेंशियल बिल ना हो उसे क्या कहा जाता है, ऑर्डिनरी बिल. द प्रोसीजर ऑफ प्रेजेंटिंग द बिल इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल. यानी कि सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा कोई भी जो संसद हो या तो प्रधान हो, उस प्रधान के द्वारा इस बिल को जब पेश किया जाता है तो उसे फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है. वेयर इज इन द टाइटल ऑब्जेक्टिव्स एंड द रीजंस ऑफ द बिल आर डिस्क्राइब्ड. इस बिल के यानी कि विधेयक के उद्देश्य, उसके कारण ये सभी सदन के सामने रखे जाते हैं. जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो भी आपको मालूम चलेगा कि हमारे देश की जो संसद है उसके अंदर कृषि बिल अभी पास होने के लिए रखा गया है. दोनों सदन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत से वो पसार हो गया है. ठीक है, लेकिन इस बिल का काफ़ी विरोध हुआ है, फिर भी ये बिल पास हो गया है. ट्राई टू नो व्हाई इट इज. Before presenting any bill in the state legislature assembly, the recommendation of the chairman of the house and before presenting any bill in the center of the recommendation of the president is required. यानी कि कोई भी विधानसभा के अंदर जो राज्यों में होती है उसको सदन में रखने के लिए चेयरमैन की रिकमेंडेशन यानी कि जो भलाई है वो ज़रूरी है. और सेंटर में यानी कि संसद में कोई बिल को रखने के लिए राष्ट्रपति जो है उनकी अनुमति ज़रूरी है. In the first reading of the bill, the general information of the bill is discussed upon. यानी कि जो सामान्य माहिती होती है वो चर्चा की जाती है उसकी. ऑब्जेक्शन मस्ट बी विथ रीजन एंड वोटिंग इज डन इफ नेसेसरी. ऑब्जेक्शन यानी कि अगर कोई डाउट है तो वो कारणों के साथ उठाए जाते हैं और उसके ऊपर वोटिंग की जाती है. द सेक्शन वाइज डिस्कशन इज डन फॉर एवरी पॉइंट. इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड रिपरकशंस आर एग्जामिन्ड. Amendments are done in it on the basis of public group, association, institution or opinion of the opposition party. Voting is carried out on that. यानी कि जो भी सुधार है बिल के अंदर
वो ग्रुप के द्वारा, कोई एसोसिएशन, कोई संस्थाएं हो या तो विरोध पक्ष हो, उसके द्वारा सूचित किए जाते हैं और उसके ऊपर वोटिंग की जाती है. समटाइम्स when the workload on the house is more, then at that time bill cannot be discussed in detail. Therefore, it is handed over to the committee comprising of subject experts and member having a special knowledge to examine the bill. यानी कि कभी सदन के अंदर ज़्यादा काम करना हो और कम समय अवधि हो संसद के पास, तो तभी जो बिल है वो सभी सदन के सदस्यों के सामने नहीं रखा जाता, लेकिन एक कमिटी जो है वो एक्सपर्ट होती है बिल को एग्जामिन करने में, उसके सामने पेश किया जाता है. उसके बाद पब्लिक ओपिनियन के लिए उसे रखा जाता है, यानी कि लोगों को क्या मत है उस बिल के बारे में, वो सुझाव लिए जाते हैं और चेंजेस उसके हिसाब से किए जाते हैं. उसके बाद जो है वो बिल थर्ड रीडिंग के लिए जाता है. द थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल. आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द चेंजेस इन द बिल, वोटिंग इज कैरिड आउट. तीसरी रीडिंग जो है वो फॉर्मल होती है, उसमें जो सुधार हो या तो ना सुधार हो तो उसके ऊपर वोटिंग करके बिल को आगे भेज दिया जाता है. इफ इट गेन्स मेजोरिटी देन द बिल इज डिक्लेयर्ड पास्ड. यानी कि सदन में लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसमें बहुमत से पसार हो जाए तो इस बिल को पास उस सदन में से डिक्लेयर ऐसा कह दिया जाता है. द पास बिल इज साइंड बाय द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट हाउस एंड देन इट इज सेंट टू द सेकंड हाउस. अगर बिल पास हो जाए तो उसे सदन के जो सभापति होते हैं उसके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, उसके बाद दूसरे हाउस के अंदर भेजा जाता है. द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसेस इन सेकंड हाउस. इफ द बिल passes in the second house with its necessary amendments, it is sent to the president's signature and after receiving president assent, the bill becomes an act. यानी कि जब भी ये सुधार हो जाए और सदन के जो सभापति है उसके द्वारा सुधार जो है वो हो जाए, हस्ताक्षर हो जाए, फिर दोनों सदन में से प्रोसेस के बाद वो बिल जाता है राष्ट्रपति के पास उनकी अनुमति के लिए, और राष्ट्रपति जब इसके ऊपर हस्ताक्षर अपने कर देते हैं कानून बन जाता है. ओके, सो दिस इज द सिंपल प्रोसीजर व्हेन द बिल बिकम एन एक्ट. But if the bill is not passed in the second house of the parliament, it is again sent to the first house. If the second house keeps the bill for more than 6 months, it is understood that bill is rejected. यानी कि सदन के अंदर सपोज लोकसभा के अंदर जो बिल है वो पसार हो गया, लेकिन राज्यसभा के अंदर वो पास नहीं हुआ, बहुमत नहीं मिला उसे, तो वो बिल वापस लोकसभा में भेजा जाता है और अगर 6 महीने से ज़्यादा बिल को राज्यसभा अपने पास रखती है तो उस बिल को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट ऐसा माना जाता है. अगर दोनों सदन में इस बिल को लेके काफ़ी उलझन हो या तो घर्षण हो दो पक्ष के बीच में, सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष इन दोनों के बीच में, तो एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है हाउस का और उसके अंदर डिस्कशन की जाती है. और इन द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट द डिस्प्यूट्स आर ट्राइड टू बी रिजॉल्व्ड थ्रू गेनिंग मेजोरिटी. और बहुमत हासिल करके इस जॉइंट सेशन के अंदर फिर ये बिल को पास किया जाता है. जब ये बिल को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 सत्ताएं होती है, उसके पास 3 विकल्प होते हैं. पहला, उसके ऊपर हस्ताक्षर करके बिल को अप्रूव कर दे. दूसरा, बिल को अपने पास रखे संभाल के, हस्ताक्षर करके ना दे. और तीसरा, ही सेंड्स द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन. तीसरा जो है वो ये रास्ता है कि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इसमें और भी सुधार जरूरी है तो वो वापस संसद में इस बिल को भेज सकते हैं. The bill becomes an act is published in government gazette. Then there is enforcement from the date given therein. यानी कि सूचित की गई तारीख के ऊपर इस बिल को अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते तो फिर इसे कानून की तरह लागू किया जाता है. When any bill to amend the constitution is presented in any of the house of the parliament, it has to be passed by a majority of the members of that house and by 2/3 members of the present and voting. यानी कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुधार के लिए बिल पास किया जाता है, आम बिल नहीं लेकिन हमारे संविधान के अंदर सुधार का कोई बिल पास किया जाता है, तो तभी सदन में 2/3 जो सदस्य है वो हाजिर होने चाहिए और उसकी वोटिंग में से मेजोरिटी मिलनी चाहिए. इफ अ बिल pertains to any matter related to the center or the state,
it requires permission of more than half the legislative assembly of the states. This bill also goes through the same process as the ordinary bill. यानी कि बिल जो है वो केंद्र और राज्य इन दोनों की बाबत को असर करता हो, ठीक है, तो उसे राज्यों की जो लेजिस्लेटिव विधानसभा होती है उसके 50% से ज़्यादा लोगों की भी मंजूरी मिलनी ज़रूरी है, फिर वो ऑर्डिनरी बिल की तरह पास हो सकता है। उसके बाद है प्रोसीजर सब्जेक्ट टू मनी बिल, यानी कि कोई आर्थिक व्यवस्था के आधार के ऊपर जो मनी बिल है वो लोकसभा में सबसे पहले प्रोसेस एक गुजरता है उसके अंदर से। फर्स्ट प्रोसेस इज प्रिलिमिनरी डिस्कशन होती है, यानी कि प्राथमिक चर्चाएं होती है बिल के ऊपर लोकसभा के अंदर। दूसरा, द एक्सपेंस मेंशन इन द बजट आर डिस्कस्ड अपॉन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट ऑल द न्यूमेरिक डेटा ऑफ द बजट इन द पार्लियामेंट। उसके बाद जो है हमारे फाइनेंस वित्त मंत्री जो है वो बजट में हुए खर्चे को फिर डिस्कस करते हैं सदन के अंदर और अपने जो भी प्लान्स है और डेटा है वो बजट के पार्लियामेंट यानी कि संसद के सामने रखते हैं। All the minister like agriculture, science, defense, trade business and human resource department etc. puts forth their demands in front of the Lok Sabha and then voting is carried out to get permission of demands. फिर अलग अलग सेक्टर के जो प्रधान है कैबिनेट मिनिस्टर्स है फिर वो सदन के सामने अपनी मांगे रखते हैं लोकसभा के अंदर, यानी कि उनके सब्जेक्टिव सपोज एग्रीकल्चर के लिए कितना पैसा चाहिए वो डिमांड रखते हैं और फिर वोटिंग की जाती है अपनी डिमांड के लिए। सोर्सेस ऑफ इनकम एंड टैक्सेस आर सेपरेटली प्रेजेंटेड इन द बजट एंड बोथ आर टू बी सेपरेटली अप्रूव्ड, यानी कि इनकम और टैक्सेस के जो भी सोर्सेस है उसे अलग से बजट में पेश किया जाता है और अलग से उसे मंजूरी दिलवाई जाती है। The bill approved in the Lok Sabha first is sent to the Rajya Sabha for recommendation. Then the bill approved in the Lok Sabha first is sent to the Rajya Sabha for recommendations. लोकसभा में मंजूरी मिल जाने के बाद जो बिल है वो राज्यसभा के अंदर विशेष सुझाव के लिए भेजा जाता है। The Rajya Sabha has to return it to Lok Sabha with necessary recommendation within 14 days. Lok Sabha can either accept or reject the total or partial recommendation of the Rajya Sabha. If a money bill is not returned to the Lok Sabha within 40 days by the Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by the Rajya Sabha. यानी कि मनी बिल जो है जिसे बेसिकली बजट का भी बिल कहा जाता है वो राज्यसभा के अंदर से 14 दिन में वापस लोकसभा पे आ जाना ज़रूरी है। लोकसभा उन सभी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है और आधे तौर पे भी एक्सेप्ट कर सकती है कि जो राज्यसभा के द्वारा सूचित की गई है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा में से ये सुझाव जो है नहीं आते या तो रिकमेंडेशंस वापस नहीं आती तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे से बिल पास हो गया है। इफ़ द लोकसभा एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा द बिल इज़ कंसिडर्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर लोकसभा जो है वो राज्यसभा के द्वारा सूचित सुधार जो है वो एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार कर लेती है तो बिल जो है वो सदन के दोनों गृह में से पास हो गया ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर लोकसभा इन सुधारों को रिजेक्ट करती है एंड बिल इज़ अगेन पास्ड इन द लोकसभा द मनी बिल इज़ डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। हेंस इन द मैटर ऑफ मनी बिल द राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर्स, यानी कि लोकसभा अगर सूचित किए गए सुधार को मना कर दे तो वापस लोकसभा में से इस बिल को पास करना ज़रूरी है और ऐसा माना जाता है कि फिर सदन के दोनों गृह में से ये पास हो गया। इसलिए मनी बिल के अंदर राज्यसभा है उसके पास काफ़ी सीमित सत्ता है। After the money bill passed by both the houses of parliament, it is sent to the president for his assent. The president has to sign the money bill. If the budget is not passed in the house, then the government has to resign. उसके बाद सदन में पास होने के बाद ये बिल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति जो है इस मनी बिल के ऊपर अपने हस्ताक्षर देते हैं। अगर सदन के दोनों सदन में से किसी सदन में बजट पास नहीं होता then the government has to resign,
यानी कि गवर्नमेंट को जो है वो रिज़ाइन करना होगा। Apart from this, in both the houses of the parliament, the social, economic, political, defense and foreign matters are discussed. The Lok Sabha monitors and controls the working of executive, cabinet of ministers and the bureaucrats. It is the work of the elected members to see that the funds of the public are utilized properly. Lok Sabha has a direct control over the use of public funds. Without the consent of the houses of the parliament, no new taxes can be levied or any improvement in the existing tax can be done. The houses of the parliament are called the custodians of public funds as it controls the functioning of the executive. यानी कि जो भी लोगों के पैसे का उपयोग है उस पैसे की उपयोग करने की सत्ता या तो उसे नियंत्रण करने की सत्ता डायरेक्टली लोकसभा के पास है। कोई भी लोकसभा के परमिशन के बिना या तो इन सदन के परमिशन के बिना नए टैक्सेस जो है उसे जनता के ऊपर लादा नहीं जाता और कोई जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है टैक्सेशन की उसके अंदर कोई सुधार नहीं किया जा सकता। Besides this, the Parliament has the power to remove President, Vice President, Chief Justice of the Supreme Court as well as the High Court, Chief Election Commission, Audit General or Attorney General under the charge of proven misbehavior or inefficiency or violation of the Constitution through the process of impeachment। यानी कि संसद के पास ऐसी सत्ताएं है कि वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके चीफ, उन सभी को अपने पद पे से हटाने की एक सत्ता जो है वो लोकसभा के पास होती है इम्पीचमेंट कायदे के थ्रू। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल पढ़ेंगे।